इसका जो कंप्लीट अगर मैं सीवियर कंडीशन में भी बता दूं तो 15 दिन से ज्यादा इस रोग में नहीं लगते ठीक होने में। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रणबीर शर्मा पानीपत से आज फिर आपको डेंगू में आगे का जो विवरण है उसको लेके मैं पेश हो रहा हूँ। डेंगू में हमने डेंगू क्या होता है वो आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में डेंगू में क्या क्या आप प्रिकॉशन रखें जिससे आपको डेंगू हो ना, और साथ में अगर मान लो किसी को डेंगू हो जाए तो उस स्थिति में आप क्या करें, ये दो चीज़ें आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला प्रिवेंशन करना पड़ेगा कि आप गर्म चीज़ें इस मौसम में न खाएं, क्योंकि इस मौसम में ऑलरेडी स्वाभाविक रूप से शरीर में पित्त बढ़ा होता है, पित्त प्रकोपित होता है, गर्मी का प्रकोप होता है बॉडी के अंदर। तो इसलिए कोई भी ऐसी वस्तु ज़्यादा गर्म, तीखे मिर्च मसाले, दही, बैंगन, तला हुआ, भुना हुआ, ज़्यादा गरम खाना, चाय, कॉफ़ी, इनका सेवन बंद कर दें। अचार जैसी खट्टी चीज़ें ना खाएं। सिर्फ खट्टी चीज़ों में अनार, आंवला और नींबू, ये तीन जो खट्टी चीज़ें हैं ये ऐसी होती हैं जो गर्मी को शांत करती हैं, गर्मी को शुद्ध करती हैं, गर्मी को हटाती हैं शरीर से। दूसरा, ज़्यादा धूप में, तेज़ धूप में न जाएं, ये ध्यान रखें। इसमें आकाश जो है वर्षा ऋतु के बाद पूर्ण रूप से साफ होता है और सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पृथ्वी पर तीव्र पोटेंसी के साथ, तीव्रता के साथ वो पृथ्वी पर गिरती हैं, आती हैं। अगर ज़्यादा देर तक हम धूप में रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे होगा और उससे ये रोग पैदा हो सकता है, पैथिक ज्वर। इसी तरह से गरिष्ठ भोजन, बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, भूख लगने पे ही खाना खाएं। ये कुछ बातों का आप इसमें ध्यान रखें। और साथ में आप ठंडी चीज़ों का सेवन करें। उसमें नारियल पानी हो सकता है, उसमें दूध है, दूध का सेवन कर सकते हैं, खीर का सेवन कर सकते हैं, देसी घी का सेवन कर सकते हैं, और साथ में जो हमारी हरी सब्जियां हैं उनका सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में फ्रूट हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में सलाद ज़्यादा नहीं होता है कोई सीधा सीधा। खीरा इस सीज़न का सलाद नहीं है। मूली इस मौसम में बहुत नुकसानदायक होती है, वो खुद ही पित्तवर्धक होती है। तो आप इस पैथिक ज्वर से कुछ हद तक बच सकते हैं। और इसका जो पैथिक ज्वर का जो मूल कारण है, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है, उसी को आधार मान के कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं। एक तो इस मौसम में कभी भी कॉन्स्टिपेशन को और एसिडिटी को इग्नोर ना करें, उसको हल्के में ना लें, उसका सटीक इलाज करें, सही इलाज करें कॉन्स्टिपेशन का। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक रहेगा तो पित्त शरीर में ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा। इसी तरह से एसिडिटी को अगर ठीक से आप ट्रीट कर लेंगे तो पित्त लैट्रिन के जरिए से, शौच के जरिए से बाहर निकल जाएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान दें। अब इसके अगला जो स्टेप आता है वो आता है, अगर किसी को मान लो पैथिक ज्वर हो गया, किसी को गर्मी का बुखार हुआ, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उस स्थिति में हमें कभी भी तेज़ दवाइयों का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। बुखार को एकदम से उतारने के लिए पैरासीटामोल, निमोलिड वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक इसमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक ही सबसे बड़ा घातक है, सिद्ध होता है इस रोग के अंदर। जब हम तेज़ बुखार के अंदर एंटीबायोटिक और बुखार उतारने वाली दवाइयों का सेवन कर लेते हैं तो हमारा पित्त, जो दूषित पित्त है, वो डबल हो जाता है बॉडी के अंदर। और जब वो डबल हो जाता है तो आप देखेंगे कि हमारा जो बेसिक जो कारण है डेंगू का, जो मैंने बताया था कि रक्तस्राव, चमड़ी के नीचे धब्बे आना, उसमें वृद्धि हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं उसके होने के। क्योंकि गर्मी जितनी बढ़ेगी उतनी हमारी खून की नलियां पतली हो जाएंगी, खून की नलियों की दीवारें, जिससे उनके फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला अगर इसमें प्रिवेंशन करना है वो इंग्लिश मेडिसिन का करना है।
कोई भी इंग्लिश मेडिसिन इसमें ना लें। इस बुखार के अंदर को बड़े प्यार से, धैर्य से इसको ट्रीट करने के प्रयास करें। इसमें खासकर बुखार को 2 विधियों से मैनेज किया जाता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या लिया जाए, अल्कलाइजर और रेचक, जो हमारे पित्त को सोच के जरिए से बाहर निकाल दें, ऐसी दवाइयों का इसमें प्रयोग हमें करना चाहिए। और इसके लिए सोडा बाइकार्ब जो है वो एक बहुत बड़ी दवाई है, इसको हम किसी भी रूप में ले सकते हैं। नींबू पानी में हल्का सा नमक डाल के अगर लेंगे उससे भी हमारा ये काम होता है। और बाकी कोई चिकित्सा में कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारा पित्त जो है वो सोच के जरिए से बाहर निकल जाए, तो उससे भी ये काम हमारा हो सकता है। तो एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में सबसे ज़्यादा होता है फोमेंटेशन। फोमेंटेशन में क्या करें, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें। अगर बुखार बहुत ज़्यादा है उसमें भी सोडा बाइकार्ब पानी में डाल के उसकी पट्टियाँ रखेंगे तो बहुत जल्दी बुखार काबू में आ जाएगा। और दूसरा है, अगर बहुत ज़्यादा बुखार किसी को मान लो हुआ है तो उसमें बर्फ़ की पट्टियाँ रख सकते हैं। इससे आगे एक मेडिसिन होती है हमारे यहाँ दशांगलेप आयुर्वेद में, उसको अगर पानी में डाल के उसकी पट्टियाँ रखेंगे तो उससे भी बहुत जल्दी बुखार डाउन आ जाएगा। तो इस तरीके से बुखार को सिर्फ मैनेज करें, उसको एकदम से उतारने का प्रयास ना करें, तो आप देखेंगे कि पहली बात तो यह है कि आपको डेंगू होगा ही नहीं, आप उसका रोग उस लेवल तक जाएगा ही नहीं जहाँ पे डेंगू के लक्षण आएंगे। और अगर बाई चांस किसी को ऐसे लक्षण आ भी गए हैं तो वो 5 से 7 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर, और इसका जो कंप्लीट अगर मैं सीवियर कंडीशन में भी बता दूं तो 15 दिन से ज़्यादा इस रोग में नहीं लगते ठीक होने में। और 100% ये रोग क्योरेबल है। मेरे यहाँ मैंने कितने ही 5000 प्लेटलेट्स, 10,000 प्लेटलेट्स, 15,000 प्लेटलेट्स, 20,000 प्लेटलेट्स वाले रोगियों को 15 दिन में ठीक होते हुए मेरे यहाँ मुझे अनुभव है 15 दिन में ठीक करने का। इसमें बहुत बड़ा कोई लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। अस्पतालों में जो आजकल प्लेटलेट्स चढ़ाने का जो एक काम चल रहा है, जो एडमिट करके और दुनिया भर का एक पैसे का जो लेने का जो एक वो चल पड़ा है, डेंगू का रोगी बहुत ज़्यादा डर जाता है, वॉमिटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वॉमिटिंग होना, डायरिया लगना, ये उस रोग के शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया का एक पार्ट है, वो कोई बीमारी नहीं है। किसी को अगर मान लो कोई तेज़ बुखार होता है, उसको वॉमिटिंग होगी तो तेज़ बुखार हटाने के लिए वॉमिटिंग हुई है। अगर उसको डायरिया होता है, वो तेज़ बुखार को निकालने के लिए डायरिया हुआ है, वो कोई बीमारी नहीं है। और वहाँ पे क्या होता है कि उन्हीं को बीमारी समझकर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उल्टी या डायरिया रुकता है, लैट्रिन लगना रुकता है, और वो जो बुखार है, जो सादा बुखार है, जो आम बुखार था, वो एक कॉम्प्लिकेटेड बुखार में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी का फिर आगे आगे नेक्स्ट 1 by 1 आगे स्टेप टू स्टेप वो एक ऐसी सीरियस अवस्था हो जाती है कि न रोगी समझ पाता है, न डॉक्टर बता पाता है, और पैसा लगता रहता है, इलाज हो नहीं पाता है, और कई बार रोगी जो है वो बेचारा अपने जीवन के जंग को हार जाता है। तो इसलिए ये मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को जानकारी देना कि आप कम से कम गलत दिशा में न जाएं। गलत दिशा में जाने से ज़्यादा नुकसान है, ठीक दिशा में जाना एक अलग बात है। जहाँ स्टैंड स्टिल हैं, जहाँ खड़े हैं, कम से कम वहाँ पे भी सेफ रह सकते हैं, लेकिन गलत दिशा में जाने से तो निश्चित ही नुकसान होगा, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, और इससे पहले पिछली वीडियो को भी ध्यान से देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। और इस वीडियो को आगे शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, औरों को भी इसके लिए अपील करें, प्रार्थना करें, ताकि लोगों तक ये जो विशेष जानकारी डेंगू के बारे में मैं दे रहा हूँ ये पहुँच सके। और आगे आने वाली वीडियो में भी हो सकता है मैं डेंगू के बारे में एक और विशेष योग, विशेष दवाइयाँ या विशेष तरह की जानकारी मैं दूँ। तो इसलिए इस चैनल के साथ आप लगातार संपर्क में बने रहें, यही मेरा आप लोगों से अपील है। धन्यवाद।